हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका आईएएस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका हमारी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस में, जहां पे हम आपके साथ नए नए टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और लास्ट जो हमने क्लास आपके साथ ली थी डियर फ्रेंड, जो वेरी फर्स्ट क्लास इन विच वी डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कि किस तरह से यूरोप में आधुनिकता आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और किस तरह से वहां पे बहुत सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट चेंजेस हो रहे हैं, एंड इन व्हाट मैनर सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ न्यू डिसिप्लिन, एज अ चाइल्ड ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ these changes that were taking place in Western European society. So all those people who were present in the last class, dear friend, वो जो आइडिया हमने आपके साथ डिस्कस किया, that is clear to all of you or not? All those people who are present in this class, please mention your name. देखिए जो लोग इस क्लास में प्रेजेंट हैं, please mention your name so that I will be able to focus in a better manner. Mohit, good afternoon to all of you. मोहित, पूजा, निशा, एवरीवन देखिए गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में देखिए जो भी हमने डिस्कस किया, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट डियर फ्रेंड? लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया वो चाहिए आपको समझ में आई या नहीं आई? फौजा सिंह जी गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, विपुल गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस क्या किया? मैंने आपसे लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी का जो यूरोप था, दैट वाज अ यूरोप व्हेन नंबर ऑफ चेंजेस वर टेकिंग प्लेस। क्लियर? सो फ्रॉम 14th सेंचुरी टिल 17th सेंचुरी अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए 14 से लेके 17th सेंचुरी तक का जो यूरोप था, हमने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो डार्क एज थी वो मॉडर्न एज में कन्वर्ट हो रही है। सो यूरोप बिफोर 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के पहले का जो यूरोप है उसे डार्क एज ऑफ यूरोप बोला जाता है, और 17वीं शताब्दी के बाद का जो यूरोप है उसे मॉडर्न एज ऑफ यूरोप बोला जाता है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 14वीं शताब्दी से 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक बहुत सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट चेंजेस हुए वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में, जिनकी वजह से डार्क एज ऑफ यूरोप गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न एज ऑफ यूरोप। और इन चेंजेस की शुरुआत कैसे हुई हमने आपके साथ डिस्कस किया, एंड व्हाट आई डिस्कस विद यू पीपल, आई स्टार्टेड विद यू पीपल विद दैट आइडिया ऑफ सिल्क रूट, कि कैसे एक सिल्क रूट था जो यूरोप को कनेक्ट करता था एशिया के साथ। एंशिएंट टाइम से यूरोपियंस इन सर्च ऑफ सम प्रोडक्ट दैट दे नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था, उनकी तलाश में एशिया आते रहते। एक ऐसा सामान मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मसालों का, स्पाइसेस का, क्योंकि यूरोप में कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है, पूरे साल आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पूरे साल आप उत्पादन नहीं कर सकते, कुछ महीनों में आप उत्पादन और प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो वट एवर यू हैव प्रोड्यूस उसे प्रिजर्व रखने की जरूरत है। और आज आपके पास रेफ्रिजरेशन है, आज आपके पास एयर कंडीशनिंग है। जब ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग नहीं थी डियर फ्रेंड, सो प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव की तरह से मसालों का काम किया जाता था। मसाले आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते थे। तो सिंस यूरोपियंस को अपने फूड आइटम को, अपने मीट को, इनको प्रिजर्व रखने की जरूरत होती थी, तो मसालों के व्यापार के लिए उनका एक संबंध रहा था प्राचीन काल से एशियन कंट्रीज के साथ। बट हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 15वीं शताब्दी में किस तरह से ऑटोमन टर्क ने इस ट्रेड रूट पे एक इंपॉर्टेंट टाउन कॉन्स्टेंटिनोपल की बात हमने की, उस पर कब्जा कर दिया और इस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया। मतलब अब जिन लोगों के रिलेशन उनके साथ अच्छे होंगे वही इस ट्रेड रूट का यूज कर पाएंगे, बाकी लोग शायद इस ट्रेड रूट का यूज नहीं कर पाएंगे। और सिंस इन टर्क के बारे में मैंने आपको बताया, एक बात मैंने आपको बताई, हिस्ट्री में भी आप ये चीज पढ़ेंगे कि सिंस ये जो टर्क थे उन्हें परफ्यूम का बहुत ज्यादा शौक था, और इटली के कुछ शहर उस समय कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। तो इस सिल्क रूट की एक्सेस रही इटालियंस के पास, इटली की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, वेनिस की,
रोम की, बाकी शहरों की, जिसकी वजह से यूरोप की जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें एक तरह की प्रतिस्पर्धा आई कि या तो हम इन ऑटोमन टर्क को हराएं या कोई अल्टरनेट रूट फाइंड आउट करें। और बहुत सारे सी वॉयज, बहुत सारे लोग इस अल्टरनेट रास्ते की तलाश में निकले। कोलंबस भी निकला, अमेरिका पहुंच गया, वास्को डी गामा भी निकले और इंडिया आ गए। और ये जो इवेंट रहा डियर फ्रेंड, उसको मैंने आपके साथ एक कमर्शियल रिवॉल्यूशन की तरह से बोला, एक व्यापारिक क्रांति के रूप में बोला। इस बात को डियर फ्रेंड आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जब व्यापार पहले भी चल रहा था, व्यापार पहले भी चला था, ट्रेड पहले भी चला था, बट कमर्शियल रिवॉल्यूशन होने से एक वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम डेवलप हुआ। कांस्टेंट फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, कांस्टेंट फ्लो ऑफ बिजनेस होगा और कांस्टेंट फ्लो ऑफ आइडियाज भी होगा। सो शुरू में यूरोपियंस भले ही आए होंगे, उन्हें किसी एशियन सामान की जरूरत रही होगी, मसालों की जरूरत हुई होगी, और उस मसालों का उन्होंने पेमेंट कैसे किया होगा? किसी सामान के बदले में सामान देके किया होगा। बट हो सकता है धीरे धीरे यूरोपियन सामानों की मांग एशियन बाजारों में बढ़ने लगी हो और अपनी उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने की, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात उन्होंने सोचा होगा। इसी दौरान एक चेंज की मैंने बात की, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की, वैज्ञानिक क्रांति की। जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्कॉलर लाइक कोपरनिकस की मैंने आपके साथ बात की, न्यूटन की बात की, गैलीलियो की बात की, उनका कहना था कि ये जो समाज है, जो धर्म के कंट्रोल में है, रिलीजियस आइडियाज के कंट्रोल में है, जो ये बोलता है कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ये सही बात नहीं है। रादर वी हैव क्रिएटेड गॉड। जो भी ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी ये परिवर्तन हो रहे हैं, इनके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को जानने की जरूरत है और उनके पीछे के जो रूल्स हैं, उनके पीछे के जो लॉज हैं, उन्हें हम डिस्कवर करेंगे, क्योंकि बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज ए रीजन। तो एक एज ऑफ रीजनिंग आ रही है, एक एज ऑफ क्रिटिकलिटी आ रही है, एक एज ऑफ क्वेश्चनिंग आ रही है कि जो भी चीजें हो रही हैं, आप सिंपली ये नहीं बोलेंगे कि अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो शेषनाग ने अपना सर हिला दिया इसलिए अर्थक्वेक हो रहा है। आप उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बारिश हो रही है तो इसलिए नहीं हो रही कि इंद्र भगवान बारिश करा रहे हैं, कुछ प्रेशर बेल्ट है जिसकी वजह से बारिश हो रही है। तो इस तरह का एक माहौल बना इंटेलेक्चुअल लेवल पे। कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोल रहे हैं कि हर चीज के पीछे कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। द मोर वी विल बिलीव इन रीजंस, द मोर वी विल बिलीव इन लॉजिक, द मोर वी विल बिलीव इन रैशनैलिटी, द रोल ऑफ रिलीजियस आइडियाज विल डिमिनिश। और हर चीज के पीछे हम कुछ लॉस को डिस्कवर कर पाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड में इन लॉस को डिस्कवर करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स होगा। केमिकल वर्ल्ड में इन लॉस को डिस्कवर करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री होगा। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आपके ऑर्गेनिज्म में जो सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि बिहाइंड एवरी सच डेवलपमेंट देयर आर सर्टेन लॉस एंड वी नीड टू डिस्कवर दीज लॉस। सो एक साइंटिफिक टेम्पर, एक साइंटिफिक सोच ये वहां पे डेवलप हो रही है। और इसी को हम बोल रहे थे एज ऑफ रिनेसा, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, कि जो एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन थी बिहाइंड ओरिजिन ऑफ फैमिली, बिहाइंड ओरिजिन ऑफ मैरिज, बिहाइंड ओरिजिन ऑफ रिलीजन, बिहाइंड ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज क्या थी? कि भगवान ऐसा चाहते थे, भगवान ने समाज बनाया, भगवान ने धर्म बनाया। सो इस तरह की जो सोच थी उसको हटाते हुए आप हर चीज के पीछे कुछ रीजन, लॉजिक और रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं। सच काइंड ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर, such kind of the scientific सोच, it led to new discoveries, it led to new inventions, और नई सोर्स ऑफ एनर्जीज के बारे में लोग बात करने लगे। स्टीम इंजन की बात हुई, जेनी मिल की बात हुई। इस तरह से नई नई मशीनें आ रही हैं और इन मशीनों से आप प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप मैनुअली प्रोडक्शन करते थे अपने लेबर से, या एनिमल की मदद लेते थे, वो कोल्हू में सरसों को पीसता था बेसिकली। सो आप एनिमल सोर्स ऑफ एनर्जी या ह्यूमन सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट थे। बट अब आप गैस, अब आप स्टीम टरबाइन आएगी, गैस टरबाइन आएगी, मतलब इस तरह की नई मशीनें आएंगी। और ये जो मशीनें चलेंगी डियर फ्रेंड, ये ह्यूमन एनर्जी पे नहीं चलेंगी, एनिमल एनर्जी पे नहीं चलेंगी, ये चलेंगी कुछ हाइड्रोकार्बन पे, गैस पे चलेंगी, डीजल पे चलेंगी, पेट्रोल पे चलेंगी, स्टीम पे चलेंगी। इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दैट ये साइंटिफिक टेम्पर इट विल लीड टू ए न्यू डेवलपमेंट नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा।
सो किस तरह से कमर्शियल रिवॉल्यूशन की वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? दिस मच इज क्लियर, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। देखिए यहां तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कहीं पे भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा और ये हैवी मशीन्स लगाई जाएंगी, तो ये हैवी मशीन्स घरों में तो नहीं लगाई जा सकती, ये किसी दूसरे प्लेस पे लगाई जाएंगी। जिन जगहों पे इन मशीनों को लगाया गया जो इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलेंगी, उन्हें फैक्ट्री बोला गया। क्या बोला गया? फैक्ट्री बोला गया। और ये जो फैक्ट्रीज होंगी डियर फ्रेंड, ये नए सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है, ये नए उत्पादन के केंद्र हैं। अभी तक जो उत्पादन होता था आपके घर में होता था, आपके पड़ोस में होता था, विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एनिमल एनर्जी। आप खेती करते थे, इस तरह की चीजें करते थे। बट अब गैस से, स्टीम से, डीजल से, पेट्रोल से एनर्जी डेवलप होगी और ये मशीनें उस सोर्स पे चलेंगी। सो अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, लगातार प्रोडक्शन होगा। और इस प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए आपको इसकी कांस्टेंट डिमांड बनाए रखने की क्या है? जरूरत है बेसिकली। सो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन मशीन्स पे काम करने के लिए आपको लेबर की जरूरत है जो रात दिन इस पे काम करता रहे, क्योंकि प्रोडक्शन चलता रहेगा और इसकी खपत भी बनी रहेगी। इसलिए आप काम करने के लिए नए नए लेबर आएंगे जो पैसों के बदले में अपना फिजिकल लेबर बेचेंगे। दे विल गेट रिन्यूमरेशन एंड दे विल सेल आउट देयर फिजिकल लेबर। और ये रूरल एरिया से, नेबरहुड एरिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आएंगे इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। बट जब इन फैक्ट्रीज में काम करने आएंगे डियर फ्रेंड, जिनके आसपास ही रहना स्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके का नेबरहुड आएगा जिसको सिटी बोला गया, शहर बोला गया। क्योंकि देखिए ये जो शहर है इसमें आसपास से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे गांव से लोग आ रहे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। बट किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि इस फैक्ट्री ने उन्हें अट्रैक्ट किया है, इस फैक्ट्री ने उन्हें आकर्षित किया है। और जब ये आएंगे तो इस फैक्ट्री के आसपास रहने लगेंगे। और जब फैक्ट्री के आसपास रहने लगेंगे तो एक नए तरीका का नेबरहुड बनेगा जिसको सिटी बोला गया। इसमें एक मार्केट होगा, जिसमें हो सकता है कि स्कूल हो। स्कूल की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने के लिए जाएंगे और उस समय बच्चों की केयर कौन करेगा? स्कूल्स इमर्ज होंगे। और सिंस ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, अलग अलग गांव से आए, अलग अलग छोटे टाउन से आए, तो क्राइम रेट सडनली बढ़ेगा। क्राइम रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब आप गांव में रहते हैं तो वहां पे एक सामाजिक नियंत्रण होता है, एक सोशल कंट्रोल होता है, हर कोई हर किसी को जानता होता है। बट शहरों में लोग किसी को नहीं जानते होते हैं, इसलिए क्राइम करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती। तो पुलिस की व्यवस्था होगी, जुडिशरी की व्यवस्था होगी, ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज धीरे धीरे आएंगी और इस तरह से एक सिटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। सो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन भी होगा। तो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं कहां पे? यूरोपियन सोसाइटीज में। और डियर फ्रेंड, जब इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो देखिए जब आप गांव में रहते हैं तो बड़ा नियम कानून से रहते हैं। नियम कानून से रहते हैं मतलब कौन किससे बात करेगा, कौन किसके साथ खाएगा, कौन किसके घर मैरिज में जाएगा नहीं जाएगा, बड़े नियम कानून आपके रहते हैं। क्योंकि गांव में जो सामाजिक ताना बाना है वो धार्मिक विधानों, धार्मिक रीतियों, धार्मिक कस्टम्स के अकॉर्डिंग बना होता है। बट जब आप शहरों में आते हैं तो शहरों में सडनली क्या होता है, एक छोटे एरिया में अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पे आप इस तरह की चीजों को मेंटेन नहीं कर सकते कि कौन किसे खाना देगा, कौन किसे खाना नहीं देगा। अगर आप किसी रेलवे कंपार्टमेंट में बैठ रहे हैं तो कौन आपके बगल में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते। सो धीरे धीरे आपके सामाजिक परिवेश में रिलीजन का जो रोल है धीरे धीरे वो कम होगा और रीजन, लॉजिक और सेंस ऑफ रैशनैलिटी का रोल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन विल डिमिनिश और सो इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, इन्फ्लुएंस ऑफ लॉजिक, इन्फ्लुएंस ऑफ रैशनैलिटी विल इंक्रीज। सो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा डियर फ्रेंड, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, वैसे वैसे सेकुलराइजेशन भी होगा। सेकुलराइजेशन मतलब आपकी सोशल लाइफ में रिलीजन का रोल, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होगा, साइंस का रोल, लॉजिक का रोल, रीजनिंग का रोल बढ़ेगा। दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग विथ यू। सो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे सेकुलराइजेशन हो रहा है और कैसे इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू आपका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन मतलब नई थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग एट योर एक्यूमेन। आपकी जो सोच है अब नैरो माइंडेडनेस नहीं होगी,
आपकी सोच ब्रॉड माइंडेडनेस हो जाएगी, यूनिवर्सलिस्टिक सोच हो जाएगी, कुछ ऐसी वैल्यूज इमर्ज होंगी जो सभी के लिए समान होंगी, जाति पे आधारित नहीं होंगी, संप्रदाय पे आधारित नहीं होंगी, जेंडर पे आधारित नहीं होंगी। आप इक्वालिटी की बात करेंगे, आप राइट्स की बात करेंगे, आप जस्टिस की बात करेंगे। और इन्हीं सब वजह से हमने ऐसा डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक मेजर इवेंट हुआ फ्रांस में, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला गया। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो इन्हीं मूल्यों पे, इन्हीं वैल्यूज पे हुआ, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सारी उसकी वैल्यूज थी। क्यों? क्योंकि ये जो नया क्लास इमर्ज हुआ है वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में, जो ट्रेडर्स का है, जो मर्चेंट्स का है, इनके पास पैसा तो है, इन्फ्लुएंस नहीं है बेसिकली। क्योंकि वो जो सामाजिक संरचना थी उस समय, उसमें एक तरफ एलीट थे जिसमें रॉयल्टी थी, एक तरफ क्लर्जी थी जिसमें रिलीजियस क्लास थे, और दूसरी तरफ कॉमनर थे। कमर्शियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक नया क्लास इमर्ज हो गया जिसको मिडिल क्लास बोल रहे थे। ये मिडिल क्लास किसका है? ये ट्रेडर्स का है, ये मर्चेंट्स का है, ये बिजनेस क्लास है, इसमें अकाउंटेंट्स हैं जो न तो रॉयल्टी हैं, न तो रॉयल लोग हैं, किंग और किंग की फैमिली हैं, या रिलीजियस प्रीस्टली कास्ट हैं, न ही वो खुद को किसान, कल्टीवेटर, पीजेंट, मैनुअल वर्कर मानने के लिए तैयार हैं। तो इस क्लास को मिडिल क्लास बोला गया। और इस मिडिल क्लास ने बोला कि अभी जो सामाजिक संरचना है, अभी जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, या तो रॉयल्टी के लिए है और दूसरी तरफ कॉमनर है, बट हम इसके बीच में हैं। तो हम अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। सो दे ब्रॉट ए काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डियर फ्रेंड डेमोक्रेटाइजेशन का युग आया, एक डेमोक्रेटिक असेंबलीज बनाई गई। बोला गया कि इस तरह से इक्वालिटी पे, लिबर्टी पे और फ्रैटर्निटी पे समाज को क्या किया जाएगा? रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो ऑल दीज चेंजेस, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं कहां पे? यूरोपियन सोसाइटी में। कमर्शियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है। सो व्हेन ऑल दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, इन चेंजेस को लेके जो उस समय के लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट। तो देखिए, अगर आज इंडिया में किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है तो कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके एडिटोरियल आप हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, वो बताते हैं बेसिकली किसानों का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सही है या गलत है। अगर कोई आप लेफ्ट विंग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सरकार कहाँ कहाँ गलत है, कोई राइट विंग न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे किसान कहाँ कहाँ पे गलत है। सो ये लोग रिएक्ट करते हैं, हमें से हर कोई रिएक्ट नहीं करता, पर डेफिनेटली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं इन चेंजेस को लेके कि ये जो चेंजेस हैं ये सही है समाज के लिए, गलत है। ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो किसानों के नए लॉ हैं ये किसानों की इनकम को दुगनी चौगनी 10 गुनी कर देंगे, वो बोले कि ये सही है। बट कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन अ सिमिलर मैनर। उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि जब यूरोप में ऐसे चेंजेस चल रहे थे डियर फ्रेंड, तो कुछ स्कॉलर्स इन चेंजेस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई कर रहे हैं मतलब दे आर सेइंग कि दीज चेंजेस आर गुड फॉर सोसाइटी, दे आर अराइवल ऑफ न्यू ऑर्डर इन सोसाइटी। एक नया ऑर्डर आने वाला है, एक नई होप आने वाली, आशा की किरण आने वाली है, हम प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बट कुछ लोग इन चेंजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओल्ड ऑर्डर वाज बेटर, दिस न्यू ऑर्डर इज बैड। चारों तरफ एनोमी है, चारों तरफ लोग ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे, लड़ रहे हैं। तो आप देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के बाद भी अगले 50-60 सालों तक फ्रांस स्टेबल नहीं हो पाया डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कि whether such changes are good or such changes are bad. So sociology emerged as a debate among these group of the scholars who are reacting towards these changes that are taking place in Western European society, whether these changes are good, whether these changes are bad or not. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? All of you people are able to understand this thing or not? ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया कि जब ये सोशल चेंजेस चले हैं, उसी तरह कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी चेंजेस चले हैं। और दो आइडियाज की मैंने आपके साथ बात की, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री मैंने आपको बोला, और मैंने आपको बोला बायोलॉजिकल
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए ये बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जो इवोल्यूशन है चार्ल्स डार्विन ने दी है, और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक अंडरलाइंग आइडिया है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या बोलता है कि एवरी नेक्स्ट स्टेज इन हिस्ट्री इज बेटर देन प्रीवियस स्टेज। इतिहास में हर अगला टाइम पीरियड पिछले टाइम पीरियड से बेटर है। सो मेडिवल इंडिया में आपका जो कंट्रोल था, आपका नियंत्रण था बीमारियों पे ज्यादा बेटर था एंशियंट इंडिया से। मेडिवल इंडिया में जो वॉरफेयर था, जो लड़ने का तरीका था, आपने बारूद और आपने तोपें भी ला ली थी, एंशियंट इंडिया से बेटर था। मॉडर्न इंडिया में आपके पास जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है मेडिवल से भी बेटर है। आपका नियंत्रण बीमारियों पे ज्यादा बेटर है। सो एवरी नेक्स्ट स्टेज इन हिस्ट्री इज बेटर देन प्रीवियस स्टेज। ये एक अंडरलाइंग आइडिया है जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उसी आइडिया को सोशियोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कि हर अगली टाइप ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे हम प्रिमिटिव सोसाइटी से एग्रीकल्चरल सोसाइटी की तरफ, फ्यूडल सोसाइटी की तरफ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ और पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेहतर सोसाइटी बनाने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। और उस प्रयास में होता क्या जा रहा है, जिस तरह से बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है कि सिंगल सेल अमीबा से आज आप मल्टी सेल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसी तरह से इस प्रयास में सिंपल सोसाइटी से हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनने जा रहे हैं। सो इस आइडिया को भी कुछ स्कॉलर ने यूज किया, दैट फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिस तरह से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह से, उसी तरह से सोसाइटीज भी क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ से, वाइल मूविंग फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटी टू पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। सो ये आइडिया समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड, ये समझ पा रहे हैं कि जैसे हर नेक्स्ट स्टेज बेटर है प्रीवियस स्टेज से, और सिंपल ऑर्गेनिज्म से आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ से इवॉल्व हुए हैं, उसी को कंबाइन करके सोशियोलॉजी में यूज किया गया है कि हम सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं विद एन अंडरलाइंग आइडिया, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मच मच बेटर सोसाइटीज। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? This thing you people are able to understand or not? देखिए यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देन वी विल स्टार्ट विद सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सभी को देखिए, सीमा, रोहित, पूजा, मोनिका, विपुल, सभी को देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए अगर आ रहा है तो यस बोलिए, थम्स अप दिए, देन वी विल स्टार्ट फर्दर। यहां तक चीजें समझ में आ रही है डियर फ्रेंड? ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है बस आप लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस अनदर टॉपिक दैट इज मेंशन इन योर यूनिट 1, दैट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी क्या है मैं आपको बताऊंगा, कॉमन सेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, वेदर बोथ आर रिलेटेड और बोथ आर डिफरेंट दैट आई विल टेल यू पीपल। बट आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कॉमन सेंस होता क्या है बेसिकली। कॉमन सेंस, सामान्य बोध होता क्या है बेसिकली? देखिए कई बार आप बोलते हैं ना कि तुम्हारा कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है, तुम इतना भी नहीं सोच पाते, कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, मतलब है क्या बेसिकली? व्हाट एग्जैक्टली इज कॉमन सेंस? ये बता पाएंगे डियर फ्रेंड और नहीं? देखिए कॉमन सेंस विपुल है क्या? मोहित कॉमन सेंस क्या है? पूजा, मोनिका बताइए कॉमन सेंस का मतलब है क्या? नॉर्मल बिहेवियर मतलब क्या? देखिए आप एक और चीज डाल दे रही है सीमा कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, फिर आपको पूछूंगा मैं नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। कॉमन सेंस का कोई एग्जांपल दीजिए डियर फ्रेंड। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉमन सेंस। यस मोहित, किसी सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे, कॉमन सेंस है। मतलब ये तो देखिए क्या आपने बताया, देखिए इससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या वो कॉमन सेंस? आप यूपीएससी के एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो कैसे डील करेंगे, ये कॉमन सेंस है। हाँ ज्योति, कैपेसिटी ऑफ विजुअलाइजिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू वन कैपेसिटी, बड़ा कॉम्प्लेक्स करके बता रही है देखिए आप। सिंपल सा एक एग्जांपल, वन
मतलब ये कितनी बड़ी बड़ी बातें देखिए ज्योति आप बता रही है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे दीजिए कॉमन सेंस का, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ रही हैं और आप मुझे समझा पा रही हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? जैसे हमारे बड़े आ जाएं कोई हमारे सामने तो उन्हें हम नमस्ते करते हैं। निशा, रिमूव योर स्लीपर्स आउटसाइड टेम्पल, ये कॉमन सेंस है। बताइए बताइए, बोले देखिए क्या ऐसा है क्या कि रिलीजियस प्लेस से बाहर अपने शूज उतारने ही हैं? हो सकता है कि आप चर्च में जाएं और वहां पे अपने शूज ना उतारें, बढ़िया तैयार होके आप जाएं शूज वगैरह पहन के चर्च के अंदर, ऐसा भी होता है, ऐसा लोग करते हैं। देखिए दिन के बाद रात होती है, ये कैसे पता चला आप लोग को? सबसे पहले जब तक आपने ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा था, स्कूल नहीं गए थे, 5-6 साल में आपको समझ में आ जा रहा था कि दिन के बाद क्या होता है, रात होता है। ये क्या है, ये कैसे पता चला? देखिए मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, देखिए ये कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये समाज में एक भ्रांति है। बट कई बार ज्योति ऐसा होता है ना कि मदर्स डॉटर्स को ऐसा बोलती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था गेस्ट के सामने, तुम्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है। भाई को ऐसा नहीं बोलती, बॉय को ऐसा नहीं बोला जाता, गर्ल्स को बार बार बताया जाता है कि तुम्हें इतना सेंस नहीं है, तुम्हें इतना सेंस नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर बेसिस पे कैसा बिहेवियर तुम्हें शो करना है, कैसा बिहेवियर उसे शो करना है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है उसको आपको बताया जाता है कि सोसाइटी गर्ल्स से एक्सपेक्ट करती है कि थोड़ा शाई रहे, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट ना रहे, थोड़ा छुप के रहे, और बॉय से एक्सपेक्ट करती है कि आप ज्यादा एक्सट्रोवर्ट रहो। इस तरह की कुछ चीजें आपको सोसाइटी में सिखाई जाती हैं, वे आप देख के समझ पाते हैं। ऑलराइट, देखिए आप सभी लोग सही बोल रहे हैं, ऑल आर सेइंग राइट, आप सब सही बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, it is a kind of thinking, it is a kind of perception that most of us we have collectively, most of us we have collectively while being member of society। कहीं ना कहीं हम उसे हेल्ड करते हैं, कलेक्टिवली होल्ड करते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन सोसाइटी। सो आप अपने सराउंडिंग के बारे में कुछ परसेप्शन रखते हैं, ये कलेक्टिव परसेप्शन है सभी के, और ये जो परसेप्शन आप रखते हैं अपने माइंड में, जो कई बार आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, दैट नॉलेज इज कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस आपको बोलता है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पाया कि दोज हु आर हार्ड वर्किंग दे वर सक्सेसफुल। मेनी टाइम इट आल्सो हैपेंड कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी दिन रात एक करके आपने रख दिया है, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़े हैं, बट प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। मतलब कई बार और कोई बंदा ऐसा आया एग्जाम के 3 महीने पहले 3-3 घंटे 2-2 घंटे पढ़ा और प्रीटी उसका निकल गया। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगा कि जो कॉमन सेंस वाली बात थी यहाँ पे गलत साबित हो गई, कि जो हार्ड वर्किंग है दे विल बी सक्सेसफुल, दोज हु आर लेजी, दोज हु आर डोमेंट, दे मे फेल इन देयर लाइफ। इस तरह की जो चीज आपने डेवलप की लोगों को देख के, अपने आसपास देख के, बातें करके लोगों से, ये जो आपका नॉलेज है, ये जो आपका बोध है, ये कैसा है? ये कॉमन सेंस है। इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू विल सक्सीड, इफ यू आर लेजी यू विल फेल। ये कैसा नॉलेज हुआ? This thing you people are able to understand or not? कि common sense refers to a kind of thinking, a kind of the perception most of us we have regarding surrounding around us। हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उसे लेके
हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग है, हमारी एक सोच है, एंड मोस्ट ऑफ अस वी थिंक इन द सेम मैनर. दैट काइंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इज कॉमन सेंस. सो अगर आप कॉमन सेंस से सिंपली देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है. बेसिकली नहीं है, सुबह इधर दिखा था, शाम को इधर दिख रहा है, दिन में इधर दिखा था. तो कॉमन सेंस आपको क्या बोलता है कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? कॉमन सेंस से तो यही लगता है ना, देखिए सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अस. बट बाद में आपको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. बाद में पता चला. बट कॉमन सेंस से क्या लगता है कि ये जो बादल हैं यही पानी देते हैं, रेन देते हैं. ऐसा लगता है कॉमन सेंस से या नहीं? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड या नहीं? देखिए ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं उनसे आप लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड कि कॉमन सेंस क्या है या नहीं है? यहां तक क्लियर है सभी को? नहीं नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं कि जो आप सुनती हैं उससे बिलीव कर लेती हैं वो कॉमन सेंस है. मोस्टली देखिए यही आप सुनती भी हैं और अपने सेंसरी परसेप्शन से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसे जब विजुलाइज करती हैं तो उसे देख के जिस तरह की चीज आप डेवलप करती हैं वो कॉमन सेंस है. उसमें आप ऐसा देखती हैं कि जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो अपने जीवन में सफल हैं, जो कम काम करते हैं वो एक एवरेज ही ग्रोथ कर पाते हैं. मतलब ये तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, देख के आप समझ पाते हैं. ऐसा होता भी है और ऐसा कई बार नहीं भी होता है. सो दैट काइंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ज्योति दैट यू डेवलप, दैट इज अ कॉमन सेंस और नॉट? और ग्रो होते समय घरों में, मिडिल क्लास फैमिलीज में बड़े होते समय, बचपन से जब आप बड़े होते हैं तो जिस तरह से आप देखते हैं कि जो इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, आज तो देखिए सिचुएशन बहुत बदल रही है, बट जो पारंपरिक भारतीय परिवार हैं उसमें जो आपकी मदर्स हैं, आपके घर में जो बड़ी हैं, आंटी वगैरह हैं, पहले मेल मेंबर खाना खा लेते हैं उसके बाद वो खाना खाते थे. पहले ऐसी चीजें चलती थी. आज सब साथ में खाना खाते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ के. बट जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पहले जब पुरुष खाना खा ले तब महिलाओं को खाना खाना चाहिए. इस तरह की जो चीजें आप देख के अपना एक बोध बनाते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, दैट इज आई एम सेइंग कॉमन सेंस. दैट कैन बी राइट, दैट कैन बी रॉन्ग, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट बहुत सारी चीजें बस देख के, समझ के, अपने सेंसेस से देख के आप चीजों को समझते हैं, दैट इज कॉमन सेंस. कलेक्टिविटी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, वी थिंक इन अ सिमिलर मैनर. हालांकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, किसी ने उसे स्टैब्लिश नहीं किया है, बट हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर आपको दिखाना चाहिए, वैसा बिहेवियर आपको दिखाना चाहिए. अगर किसी की डेथ सेरेमनी में आप गए हैं, ग्रेवयार्ड वगैरह में गए हैं, तो वहां पे आपको ऐसा बिहेवियर शो करना चाहिए. मैरिज में अगर आप गए हैं तो आपको ऐसा बिहेवियर शो करना चाहिए. तो हम में से मोस्ट ऑफ अस वी थिंक अबाउट समथिंग दैट इज कलेक्टिव टू अस, shared by us, and that we have developed through our sensory perceptions. That is I am referring as common sense. ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग या नहीं? कॉमन सेंस इज द रूटीन नॉलेज. वेरी गुड. कॉमन सेंस इज द रूटीन नॉलेज. एकदम सही बोली. दैट पीपल दे हैव अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज और सराउंडिंग अराउंड देम. दैट इज द थिंग. सही पहुंचाना आपने कि कॉमन सेंस इज द रूटीन नॉलेज. ठीक है. अब समझने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग कि कॉमन सेंस इज नथिंग. कॉमन सेंस इज अ रूटीन नॉलेज दैट most of us, that people they have about surrounding in which you are living. जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं उसको लेके जो आपका एक आइडिया है, दैट इज कॉमन सेंस बेसिकली. नहीं है? सो कॉमन सेंस यही है कि हम खाना साथ में खाते हैं बट डिफिकेट करते हैं प्राइवेटली डिफिकेट करते हैं बट खाना साथ में खाते हैं. हो सकता है ऐसी सोसाइटीज भी हैं वर्ल्ड में जो डिफिकेट साथ में करते हैं और खाना छुप छुप के खाते हैं बेसिकली. सो दीज थिंग्स, सच काइंड ऑफ मैनरिज्म, सच काइंड ऑफ बिहेवियरिज्म कि अपने एल्डर्स को देख के आप कई बार बोलते हैं
कि आपको रेस्पेक्ट शो करना चाहिए, ऐसा अपने लोगों को करते हुए देखा है बेसिकली। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई ओल्ड एज पर्सन अगर सड़क पार नहीं कर पा रहा है तो आप आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका सामान्य बोध है कि आपको उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कॉमन सेंस है दैट यू शुड डू। एनीवन in this situation would have done the same thing. So such kind of the general perception, general thinking, general behavior pattern that most of us have about surrounding in which we are living, that is known as common sense. ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसी को बोल रहा हूं कि रूटीन नॉलेज अबाउट द थिंग्स। एंड सम पीपल इनिशियली देखिए क्या हुआ, जब सोशियोलॉजी इमर्ज हो रही थी, when sociology was emerging as a distinct subject in 18th century Western Europe, some scholars were saying कि भैया सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी तो बस कॉमन सेंस है, इतना भी नहीं पता, इसमें कुछ नया नहीं है बेसिकली। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट सोशियोलॉजी इज सेइंग दैट वी पीपल नो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप in this society from child to adolescence, then mature person, so while growing up in society we develop such kind of the ideas. So here I am saying that some people, when sociology was emerging as a distinct discipline initially, they were saying that sociology is nothing, sociology is just common sensical knowledge. sociology में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, sociology just common sense है। but हमारे जो अर्ली फाउंडिंग फादर्स थे वो इसको एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन की तरह से इमर्ज कराना चाहते थे। एमिल डर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सेंट सिमोन, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे जो बोल रहे थे कि नहीं ये एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है, इट इज नॉट जस्ट अ कॉमन सेंस। सो इस डिबेट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डियर फ्रेंड। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिबेट कि वेदर सोशियोलॉजी इज जस्ट कॉमन सेंसिकल नॉलेज और सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक नॉलेज है या सोशियोलॉजी जस्ट एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, ये बात समझने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस आपको हेल्प करता है। कॉमन सेंस इज अंडरस्टूड एज परसेप्शन, एक तरह की सोच, दैट कलेक्टिविटी ऑफ पीपल इन ए गिवन सोसाइटी दे आर होल्डिंग अबाउट द एनवायरमेंट इन विच दे आर लिविंग। सो कॉमन सेंस इज नथिंग, it can be understood as the thinking, the perception that most of us we have about surrounding in which we are living. That kind of the thinking we are referring as common sense, and it helps us, ये help करता है us to regulate our behavior and to gather truth about the situation. It helps us to regulate our behavior and to acquire knowledge about situation in which we are placed. So बहुत सारी चीजों, बहुत सारी क्यूरियोसिटी, हमारी बहुत सारी क्यूरियोसिटी कि ये जो पक्षी हैं, जो चिड़िया वगैरह होते हैं, ये जो पिजन होते हैं, ये पंखों से उड़ते हैं, ये आपको कैसे पता चला? ऐसा तो नहीं कि इन पक्षियों ने आपको बताया, इन पिजन ने आपको बताया, तो आपको लगा कि हम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं, ये क्यों उड़ पा रहे हैं? तो आपको लगा कि उनके पास फेदर्स हैं, उनके पास पंख हैं, इन पंखों की मदद से वो उड़ते हैं। सो ये कैसे पता चला आपको? ये आपकी सेंसरी ऑब्जर्वेशन से पता चला। उसको आपने दूसरों से पूछा, उन्होंने बोला कि ऐसे ही होता है। तो दैट नॉलेज इज जस्ट कॉमन सेंसिकल नॉलेज। हो सकता है उसके पीछे और भी कारण हो, बट ये सारी चीजें आपको किससे पता चली? कॉमन सेंस से पता चली। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? कॉमन सेंस और साइंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है मैं बताऊंगा ज्योति, बट यहां तक जो बताया कि कॉमन सेंस क्या है ये आप लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है? यहां तक अगर क्लियर चल रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वी शुड मूव फर्दर। तो बोले कि व्हेन सोसाइटी वाज इवॉल्विंग इन अर्ली स्टेज ऑफ सोसाइटी इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स, most of the thinking developed in society in early age of human civilization. In early age of human civilization, what happened? Most of the explanation they were based on common sense basically, नहीं है? और ये common sensical जो explanation थी वो superstitious थी, कई बार presumptive थी, मतलब आपने presume कर लिया है। बट एक नई सोच आई जिसको हमने बोला रिनेसा, enlightenment, और इस नई सोच ने, जिसको पुनर्जागरण बोलते हैं, उन्होंने आपके सोचने के तरीके को बदला। उन्होंने बोला कि डोंट बिलीव इट जस्ट बिकॉज अदर्स दे आर सेइंग इट, इट इज लाइक दैट, एंड डोंट बिलीव इट जस्ट बाय यू आर सीइंग इट, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द
रीजन बिहाइंड इट। आप केवल ऐसा मत सोचिए कि बादलों से बारिश होती है, आप जानने की तो कोशिश करिए कि बादल बनते क्यों हैं, रीजन क्या है बारिश होने का। आप जानने की तो कोशिश करिए कि क्या सच में सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ और समथिंग मोर इज देयर। तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि समुद्र में अगर बहुत दूर तक जाओगे तो गिर जाओगे बेसिकली और पाताल में चले जाओगे, देयर इज समथिंग नोन एज पाताल बेसिकली, ऐसा लोग बोल रहे थे। बट ऐसी एक नई थिंकिंग आ रही है और ये बोल रहे हैं कि उसको एक्सप्लोर करते हैं बेसिकली, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, लॉजिक बिहाइंड every such phenomena. So there was an age of reasoning, age of criticality, age of questioning. एक नई एज आई जिसको आपने बोला रिनेसा, और जब ये एज आई तो ये रिनेसा की एज ये बोली कि वी शुड ट्राई टू डिस्कवर, हम ट्रुथ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं विथ व्हाट, विथ साइंटिफिक मेथड। हम साइंटिफिक मेथड की मदद से ट्रुथ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। ये तो एनिमल्स हैं जो इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं और वो अपने नेचुरल वर्ल्ड को कॉमन सेंस से एक्सप्लोर करते हैं। एनिमल्स की जो मेंटल एबिलिटी है डियर फ्रेंड वो लिमिटेड है, सिंस दे हैव लिमिटेड मेंटल एबिलिटी, सो दे एक्सप्लोर देयर एक्सटर्नल वर्ल्ड यूजिंग कॉमन सेंस। वो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को कॉमन सेंस से करते हैं, केवल सेंसरी परसेप्शन से, क्योंकि उनका माइंड बहुत ही लिमिटेड है। बट ह्यूमन माइंड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ह्यूमन माइंड इट गोज बियॉन्ड कॉमन सेंसिकल नॉलेज, नहीं है। सो ह्यूमन थिंकिंग में, ह्यूमन लिविंग में, ह्यूमन लाइफ में हमें कॉमन सेंस के रोल को कम करना पड़ेगा। एंड वॉट एवर इज हैपनिंग सराउंडिंग यू, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट अंडरलाइंग रीजन, अंडरलाइंग कॉजेस, अंडरलाइंग रूल्स, अंडरलाइंग रेगुलेशंस। सो ये हमें डिस्कवर करना पड़ेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट underlying reasons, underlying causes, that is the human being. तो human being they should abandon, they should reject common sensical knowledge और वो एक ऐसा thought develop करें कि whatever is happening behind you, you should try to find out the cause. ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली, क्या कारण है बेसिकली। हर चीज को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि बस ऊपर से चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। ऐसा आपको लगा नहीं है कि झरना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, सेब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, कोई सामान अगर आपने ऊपर फेंका तो नीचे आएगा ही आएगा। मतलब ये तो कॉमन सेंस से पता चल पा रहा है, बट व्हाई इट इज हैपनिंग सो, उसके पीछे जब आपने रीजन फाइंड आउट किया तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। सो दैट काइंड ऑफ द अप्रोच, दैट काइंड ऑफ द रीजनिंग, इट विल ब्रिंग प्रोग्रेस, it will bring development, it will bring more stability, it will bring more order, it will remove your chaos, it will remove your uncertainty। तो आपके जीवन में जो chaos है, आपके जीवन में जो uncertainty है, आपके जीवन में जो unpredictability है, वो दूर हो जाएगी अगर हर चीज के पीछे क्या कारण है उसे आप डिस्कवर कर पाएंगे। इसी को बोल रहे हैं एज ऑफ रिनेसा। तो गैलीलियो बोल रहे हैं इट इज नॉट लाइक अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज सन दैट इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ऐसी बात बोली किसने, गैलीलियो ने डियर फ्रेंड। सो धीरे धीरे एक नई एज आ रही है जिसको एज ऑफ रैशनैलिटी बोला जा रहा है, एज ऑफ रीजनिंग बोला जा रहा है, एज ऑफ क्रिटिकलिटी बोला जा रहा है, एज ऑफ साइंस बोला जा रहा है। सो विद ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस की ग्रोथ के साथ क्या हो रहा है डियर फ्रेंड, कॉमन सेंसिकल नॉलेज को क्वेश्चन किया गया। सो जैसे जैसे साइंस का ग्रोथ हो रहा है, कॉमन सेंस वाज क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाज चैलेंज एंड कॉमन सेंस वाज रिजेक्टेड बेसिकली। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, कॉमन सेंस सही नहीं है। बट व्हेन दिस कॉमन सेंसिकल नॉलेज वाज अंडर क्वेश्चन, देन देयर वाज वन पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन लॉक, ठीक है। सो जॉन लॉक ने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का नाम था इन डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के डिफेंस में मैं ऐसा लिख रहा हूं कि हमें कॉमन सेंस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया गया कि जो नॉलेज हमें कॉमन सेंस से लग रहा था वो नॉलेज जब साइंटिफिक डिस्कवरी हुई तो उसमें वो सही नहीं पाया गया। गैलीलियो सही बोल रहे हैं, कॉमन सेंस हमें बोल रहा था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। बट जब आपने प्रयास किया, आपने पीछे कारण जानने की कोशिश की तो आपको पता चला कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो हो सकता है कि इस केस में ऐसा हुआ हो कि जो हमारा कॉमन सेंसिकल परसेप्शन है वो रॉन्ग साबित हो गया हो। किससे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने कॉमन सेंसिकल नॉलेज को चैलेंज किया हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने कॉमन सेंसिकल नॉलेज को रिजेक्ट किया हो।
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने एक नया आपको डायमेंशन दिया, कॉमन सेंस से वो समझ में नहीं आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई चीज को देखते हैं तो उसके बारे में कारण और निवारण अपने माइंड में बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। साइंस में भी हम क्या करते हैं, उसी हाइपोथेसिस को लैब में एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए कॉमन सेंस से आपको पता चला कि बादलों से रेन होती है, क्लाउड्स गिव्स अस रेन। साइंस से भी क्या पता चला, क्लाउड्स गिव्स अस रेन, उससे भी ये बात रही। तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इस केस में जो चीज कॉमन सेंस बोल रहा है उसी चीज को सर्टिफाई कर रहा है कौन, साइंस भी। तो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन will always reject common sense. Many times scientific investigations, scientific experimentation, scientific discoveries, they will supplement, they will establish commonsensical knowledge, and because of that we should not think that both are antithetical, both are against each other. Rather we should think कि they are inclusive of each other. ये दोनों क्या हैं, inclusive हैं each other के, और दोनों मिल के काम करते हैं, तब हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसी बात जिस तरह से जॉन लॉक बोल रहे थे, ऐसी बात एक पर्सन है थॉमस रीड बोल रहे हैं कि कॉमन सेंस तो फाउंडेशन है, कॉमन सेंस फाउंडेशन है सोशल रिसर्च का या साइंटिफिक रिसर्च का। तो कॉमन सेंस से ही हम अपनी पहली हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो अगर कॉमन सेंस यूज न किया होता न्यूटन ने, तो न्यूटन को ये पैटर्न न पता चलता कि ऊपर से गिरती हुई चीज नीचे की तरफ आती है। ये पहले उन्होंने किससे देखा, सेंसरी परसेप्शन से देखा, और सेंसरी परसेप्शन से उन्होंने देखा कि वो एप्पल या जो भी आइटम है वो पेड़ से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये सबसे पहले आपको किससे पता चला, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से ही आपको पता चला कि दिन के बाद क्या होता है, रात होती है। कॉमन सेंस से ही आपको पता चला कि अभी विंटर आ गया है, बेसिकली सीजन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, क्लाइमेट में चेंज आया है। ऑल दीज थिंग्स यू केम इनटू योर नॉलेज यूजिंग योर कॉमन सेंस। और बाद में जब साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ क्लाइमेट चेंज होता है, हाँ सीजन चेंज होते हैं, हाँ दिन के बाद रात होती है। उसके पीछे कारण बस बताए उन्होंने, बट ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय साइंस। सो नॉट ऑलवेज साइंस क्वेश्चंस, साइंस challenges, science react common sense. Many times scientific experimentation it just establish your common sensical knowledge. So we should not think, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो common sensical knowledge है और जो scientific knowledge है ये दो कंपार्टमेंट हैं, ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं डियर फ्रेंड, ये इंक्लूसिव हैं। Many a times we develop certain general ideas using our common sense, and later on through scientific investigation, scientific experimentation, either we substantiate it, either we establish it, or we reject it, or we condemn it. ऐसा होता है। तो ये हम जो नॉलेज गैदर कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग के बारे में, ह्यूमन बीइंग अपने माइंड को यूज करके जो नॉलेज गैदर कर रहे हैं, उसमें दोनों का योगदान है, साइंटिफिक नॉलेज का भी और कॉमन सेंसिकल नॉलेज का भी। ऐसी बातें कर रहे हैं थॉमस रीड, ऐसी बातें कर रहे हैं जॉन लॉक। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि हाउ कॉमन सेंस एंड साइंस दे आर नॉट एंटीथेटिकल टू ईच अदर। ये दोनों को अपोजिट नहीं है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कई बार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कॉमन सेंसिकल परसेप्शन को अप्रूव करते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, और कई बार उसे रिजेक्ट भी करते हैं। सही बात है, हो सकता है, बट वी शुड नॉट थिंक कि बोथ आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर फ्रेंड? सभी को समझ में आ रहा है? निशा, पूजा, सीमा, ज्योति, सुमन, विपुल, मोहित, सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए आप लोग का रिस्पांस बहुत जरूरी है। देखिए रिस्पांस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, तभी तो देखिए इन चीजों की कोई वैल्यू है। आप लोग अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो ये कैसे होगा? नाउ इशू इज कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ये बड़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि आपके सिलेबस में डियर फ्रेंड व्हाट इज मेंशन इन योर सिलेबस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, दैट टॉपिक इज मेंशन। दिस टॉपिक इज मेंशन इन योर सिलेबस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। कि जो सोशियोलॉजी है इट इज जस्ट लाइक कॉमन सेंसिकल नॉलेज, और इट इज समथिंग मोर देन दैट।
एंड व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन केस ऑफ सोशियोलॉजी, ये बहस का मुद्दा है, ये डिबेट का मुद्दा है। सो शुरू में क्या हुआ, व्हेन सोशियोलॉजी वाज इमर्जिंग एज डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, तो ऑलरेडी बहुत सारे डिसिप्लिन उस समय एस्टैब्लिश हैं। पॉलिटिकल साइंस वाज देयर, साइकोलॉजी वाज इमर्जिंग एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, फिलॉसफी वाज देयर, बहुत पहले से फिलॉसफी था। सो सोशियोलॉजी को अपने लिए एक एरिया कार्व आउट करना है कि ये हमारा एरिया है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैरिज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैमिली, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कास्ट, क्लास, पॉलिटिक्स, रिलीजन, वॉट एवर यू आर सेइंग, बट वो आप कैसे स्टडी करने वाले हैं। कॉमन सेंसिकल भी लोगों को आइडिया है मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में। दुनिया में देखिए कितने लोग एक्सपर्ट हैं, नहीं है? बहुत सारे देखिए काउंसलर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो इन सारी बातों पे आपको एडवाइस देते हैं कि देखो ऐसी बात है, ऐसा नहीं करना है। देखिए कहाँ से एडवाइस आ रही है, ये उनके कॉमन सेंस से आ रही है। उन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, बट बोलते हैं कि क्या मैं मैरिज और ऐसे मैटर का एक्सपर्ट हूँ बेसिकली, नहीं है? और ये एक्सपर्टीज आपको कहाँ से आया है? कॉमन सेंस से आया है। पान वाले के पास भी देखिए बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, वो आपको बता सकता है। तो ये यहाँ पे बोले कि जब सोशियोलॉजी एक नई डिसिप्लिन बन रही है, when sociology was emerging as a distinct discipline, so to what extent it is different from common sense and to what extent it is using common sense, ये डिबेट है। तो हमारे जो अर्ली फाउंडिंग फादर हैं, लाइक अगस्ट कॉम्ट, लाइक एमिल डर्कीम, वो ये बोल रहे हैं कि जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज होगा, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, कॉमन सेंसिकल परसेप्शन, कॉमन सेंसिकल आइडियाज, दे शुड नॉट कंटेमिनेट, वो सोशल रियलिटी को कंटेमिनेट ना करें। यहां पे हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहां पे हम सिस्टमैटिकली एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, यहां पे हम हाइपोथेसिस लाएंगे और उसके बेसिस पे थ्योरी बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट इज नॉट कॉमन सेंसिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो शुरू के जो फाउंडिंग फादर हैं वो ये बोल रहे हैं कि वी शुड गो अगेंस्ट कॉमन सेंस मेथड टू एक्सप्लेन रियलिटी। हमें रियलिटी को एक्सप्लेन करने में कॉमन सेंसिकल मेथड के अगेंस्ट जाना चाहिए। द रियल ट्रूथ कैन बी असर्टेड, रियल ट्रूथ कैन बी एक्सप्लोर्ड ओनली थ्रू साइंटिफिक नॉलेज। जो रियल ट्रूथ है, सही बात, साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही आ सकती है, कॉमन सेंस के थ्रू नहीं आ सकती है। एंड देयरफॉर liberation from common sense is must, is crucial for progress of society। तो सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए डियर फ्रेंड, लिबरेशन फ्रॉम कॉमन सेंस इज मस्ट, ऐसा बोले ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर जिनको बोला गया पॉजिटिविस्ट। क्या बोला गया? पॉजिटिविस्ट। सो पॉजिटिविस्ट बोल रहे हैं कि हमें सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे ले चलना चाहिए। सोशियोलॉजी में एक चीजें होनी चाहिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर गरीबी बढ़ेगी तो प्रोटेस्ट होगा, अगर किसानों की कंडीशन खराब होगी तो प्रोटेस्ट होगा, कॉज इफेक्ट, ठीक है। सो अगर खराब कंटेंट डिजिटल वर्ल्ड में अगर अवेलेबल होगा तो महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ेगा, इसलिए सरकार शायद डिजिटल कंटेंट को रोकने की क्या कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह का कंटेंट आप दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं ये महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ाने में क्या होगा, कारक साबित होगा। तो ये कॉज इफेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज है, ऐसे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट होंगे इंडिया में जो ऐसी बातें बताते होंगे सरकारों को, सरकारों के एक्सपर्ट होंगे, तब जाके सरकारें ऐसे काम करती होंगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है ये साइंटिफिक डिस्कवरी करनी चाहिए, साइंटिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की अगर आपकी कैपेबिलिटी होगी तो आपको लोग सीरियसली लेंगे बेसिकली। बट दूसरा जो ग्रुप है उसे बोले एंटी पॉजिटिविस्ट। एंटी पॉजिटिविस्ट क्या बोले? ये बोले कि देयर इज अ नेचुरल रियलिटी एंड देयर इज सोशल रियलिटी। जो नेचुरल रियलिटी है इट कैन बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक इंक्वायरी। नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल रियलिटी में आप साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकते हैं, बट ह्यूमन वर्ल्ड में आप साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं कर सकते। लाइक जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक माइंड है, उसे आप कंट्रोल कंडीशन में उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई कर लेगा। देखिए जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई रिसर्चर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देंगे, बहुत ज्यादा कैजुअल दिखने की कोशिश करेंगे या बहुत ज्यादा सीरियस दिखने की कोशिश करेंगे, बट नेचुरल रिस्पॉन्स आप नहीं दे पाएंगे।
और ह्यूमन जो बीइंग है वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है। सिमिलर सिचुएशन में, सेम सर्कमस्टांसेस में दो अलग अलग बार आपके रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर नहीं हो सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट एंटी पॉजिटिविस्ट दे आर सेइंग कि जो नेचुरल वर्ल्ड है दैट इज विदाउट कॉन्शियसनेस, उसकी अपनी विल नहीं है। तो अगर आप H2O अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं तो हर बार आपको H2O ही मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई मूड नहीं है कि आज मुझे ऑक्सीजन के साथ मिक्स मत करो, या HCl को अगर किसी और के साथ आप H2SO4 के साथ मिक्स कर रहे हैं तो देखिए वो यही बोलेगा कि आज मुझे मिक्स मत करो लैब में, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। बट ह्यूमन बीइंग्स दे हैव देयर ओन माइंड, दे हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस एंड दे बिहेव, they give their response using that consciousness. So lab like experimentation नहीं हो सकता किसमें, human world में, and because of that it's very difficult कि आप सोशियोलॉजी को प्योर साइंसेस की तरह से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो एंटी पॉजिटिविस्ट बोल रहे हैं कि जो सोशल रियलिटी है दैट मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इन केस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। सो नेचुरल वर्ल्ड की तरह से सोशल रियलिटी पे आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। दिस थिंग डियर फ्रेंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज टेल मी। तो शुरू में ये डिबेट बन रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें एक जीस्ट प्रेजेंट है। जीस्ट को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जीस्ट का मतलब यह है कि आपके अंदर अपनी एक कॉन्शियसनेस है, एक माइंड है, और उस माइंड के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। आप एक रोबोट नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा और हर बार आपका रिस्पॉन्स सेम होगा। अलग अलग टाइम पे आपके रिस्पॉन्सेस अलग अलग उसमें। और इसी बात को हाईलाइट करते हुए मैक्स वेबर एक अप्रोच ला रहे थे जिसको वस्टीहेन अप्रोच बोला गया था। VERSTEHN, वस्टीहेन मतलब जब भी आप ह्यूमन बिहेवियर को देखें तो अंडरलाइंग मीनिंग, उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसे आप जानने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपकी सिस्टर के साथ मिसबिहेव किया और हर बार आप उस पर्सन का मर्डर ही करेंगे, ऐसा नहीं है। एक केस में आप कंप्लेन करेंगे, एक केस में आप वहीं पे भिड़ जाएंगे, एक केस में आप वापस आएंगे, प्लानिंग करेंगे और उसके बाद कुछ रिएक्ट करेंगे। देखिए हो रहा है, कॉज हर केस में लगभग सिमिलर है बट रिस्पॉन्स क्या है, डिफरेंट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बिहाइंड एवरी ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, देयर आर सम मीनिंग्स, देयर आर सम मोटिव्स। और उन मीनिंग्स और मोटिव्स को भी हमें देखना है। हमें सिंपली ये नहीं देखना है कि उसने मर्डर किया तो हर बार 14 साल की सजा होनी ही चाहिए। जब जुडिशरी ऐसा कोई जजमेंट देते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, कारण क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, पुराना आपका रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि ह्यूमन एक्शन इज ऑलवेज गाइडेड बाय सम मीनिंग्स एंड मोटिव्स। सो यहां पे जो सोशल रियलिटी है इट कैरीज सम मीनिंग्स एंड मोटिव्स, और सोशियोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस मीनिंग और मोटिव को इग्नोर नहीं कर सकती। ऐसा मैक्स वेबर का कहना है कि एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद दैट ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस कैन नॉट रिलाई मियरली ऑन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड पर रिलाई करके हो सकता है कि आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर ले कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, गरीबी थी इसलिए क्राइम हुआ, बट गरीबी क्यों थी, ये सब जानने के लिए आपको मीनिंग्स और मोटिव्स में जाना पड़ेगा, उसको और डीपली समझना पड़ेगा, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। ये कहना है किसका, ये कहना है मैक्स वेबर का। तो सोशियोलॉजी यूजेस कॉमन सेंस, और यहां पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो कॉमन सेंस है डियर फ्रेंड, ये दो तरह का हो सकता है। एक आप अपने इंस्टिंक्ट पे बनाते हैं कि आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा करता हूं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कॉमन सेंस। This common sense we are rejecting in sociological research, but there is shared common sense. एक shared common sense है जो knowledge आप derive करते हैं by being member of that culture, by being member of that society, by being member of that context. So उस context में रहते हुए जो आप develop करते हैं, that is shared common sense. और ऐसे कुछ scholars हैं like interactionist scholar like G.H. Mead, जो ये बोलते हैं कि जो social reality है, it is nothing. It is a product of our interaction. So you are not what you are. You are what you were made to be. आप वो नहीं है जो आप हैं, आप वो हैं जो समाज ने आपको बनाया है। तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में हम एक दूसरे के देखते हैं और उसके बेसिस पे हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, हम दूसरों की आइडेंटिटी बनाते हैं।
कि ये फादर है, बेसिकली ये मदर है, फादर को ऐसा होना चाहिए, मदर को ऐसा होना चाहिए, मेरे फादर, मेरे मदर। तो देखिए सोसाइटी इज ऑल अबाउट सच काइंड ऑफ आइडेंटिटीज एंड सच, ये जो आइडेंटिटीज है हम उन्हें क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में हो सकता है कि जब आप छोटे रहे हो तो आपको ऐसा लगता हो कि अल्कोहलिज्म इज बैड, अल्कोहल वो लोग लेते हैं जो खराब लोग होते हैं, और अल्कोहल लेके वो मारपीट करते हैं, अपनी फैमिली में वायलेंस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऐसा आपका नॉलेज रहा होगा, और ये किस पे बेस्ड रहा होगा? कॉमन सेंस पे। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप कॉलेज गए, आपको लगा कि दोस्ती में ये जरूरी है, दोस्त बनाने में मदद करता है, फ्रेंडशिप बनती है, ऐसा आपने समझा। बड़े हुए आपको लगा कैरियर में प्रमोशन लेने के लिए ये जरूरी है बेसिकली कि बॉस को पार्टी देनी पड़ेगी, या बॉस ने अगर बुलाया तो जाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग तरीके से। देखिए आपका जो बिहेवियर है, किसी चीज के बारे में आपकी जो सोच है, इट गेट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये फिक्स नहीं है बेसिकली कि हर बार ऊपर से गिरती हुई चीज नीचे की तरफ ही आएगी, हर बार ऐसा ही होगा, हर बार m1 m2 इक्वल टू m2 v2, इस तरह से ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सोशल वर्ड है डियर फ्रेंड, और सोशल वर्ड में यू एक्ट एज पर योर परसेप्शंस, एज पर अदर्स बिहेवियर। आप खुद को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बिहेवियर को परसीव करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेते हैं। सो मेनी टाइम इट हैपेंस कि यू हैव थॉट कि ये पर्सन मेरे सामने आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, पर जब आपने उसे देखा, उसके मूड को समझा, बिना उसके बोले आपने अपना बिहेवियर क्या किया, चेंज कर लिया। तो इट इज कांस्टेंट इनोवेशन। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो ह्यूमन बीइंग है ये सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है ये इमोशनल ह्यूमन बीइंग है। आप सेंसिटिव हैं, आप इम्पैथेटिक हैं, आप इमोशनल हैं, एट द सेम टाइम आप रैशनल भी हैं। आपके बिहेवियर के दो कंपोनेंट हैं, एक रैशनल कंपोनेंट, एक नॉन रैशनल कंपोनेंट। Not always you behave in terms of means in relationship, cause effect relationship. So there is one aspect of your behavior that may be open for scientific investigation, but there are other aspect of your behavior that is basically based on common sensical knowledge. So एक common sensical knowledge पे based है। So contemporary जो approach है वो ये है कि many time common sensical knowledge helps in sociological research, and sociological research cannot detach itself, ये खुद को डिटैच नहीं कर सकता कंप्लीटली किससे, कॉमन सेंस से। हालांकि जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि दे विल ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, दे विल ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, दे विल ट्राई टू बी एज इम्पार्शियल एज पॉसिबल, बट कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, कंप्लीट न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सोशोलॉजी। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप कौन सा टॉपिक सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए चूज करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिलीजन क्या है, आप किस तरह की फैमिली में पले बड़े हैं, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बेसिस पे भी कई बार आप टॉपिक ऑफ अपना रिसर्च चूज करते हैं। तो टॉपिक ऑफ रिसर्च इटसेल्फ यू आर चूजिंग एज पर व्हाट योर जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस, योर कॉमन सेंसिकल एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है सोशियोलॉजी को लेके, that is not excluding sociology and common sense, rather it is saying कि we should have an approach that we should remain scientific, value neutral, objective as far as possible, but there is no doubt that there will be some influence of common sense in scientific inquiry and scientific research। ये बात dear friends समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? This thing you people are able to understand कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक देखिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो प्लीज टेल मी दैट दिस मच इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट। यहां तक समझ आ रहा है? हाँ, फिर से मोहित मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इट इज नॉट प्लान्ड, इट इज नॉट रूल बाउंड, इट इज नॉट एज ऑब्जेक्टिव एज इन केस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में थ्योरी बिल्डिंग हो सकती है कि इस केस में ऐसा होगा, इस केस में ऐसा होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V,
जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, ऐसा हो सकता है। बट यूएस ने ईरान पे प्रेशर बढ़ाया डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, ईरान का रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया। यूएस ने सोचा था कि रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो सोशल वर्ल्ड है, यहां पे कुछ भी रूल बाउंड नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है। कल जो आपका दोस्त था, आज वो आपका क्या है, दुश्मन है, और कल जिसको लेके आप खराब सोचते थे, आज वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे चीजें वेरी करती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, और ये बहुत सारी चीजें आप कॉमन सेंस से करते हैं। कॉमन सेंस से करते हैं कि अभी पैसों की जरूरत है, अभी इसकी बात सुन लेता हूं, कल को मैं अमीर बन जाऊंगा, इसे पहचानने से मना कर दूंगा। देखिए ये क्या है, ये आपका कॉमन सेंसिकल परसेप्शन है, और आप ऐसा बोलते हैं कि हमेशा ऐसा होता है। आपका कॉमन सेंस का जो सामान्य बोध है वैसा बोलता है कि जो लोगों की जरूरत पड़ती है तो दूसरे को मालिक समझने लगते हैं, और जब काम निकल जाता है तो पहचानने से मना करते हैं। देखिए ये जो बोध, ये जो सामान्य बोध आपने डेवलप किया है, इसी को आप कॉमन सेंस बोल रहे हैं, और कई बार इससे आप गाइडेड होते हैं मोहित। सो व्हाट आई एम सेइंग कि नेचुरल वर्ल्ड में चीजें प्लान्ड है, नेचुरल वर्ल्ड में चीजें रूल बाउंड है, नेचुरल वर्ल्ड में आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप कंक्लूजन्स बना सकते हैं जो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगे। बट जो सोशल वर्ल्ड है, जो ह्यूमन वर्ल्ड है, उसमें लिमिटेड जनरलाइजेशन हो सकते हैं, कंप्लीट जनरलाइजेशन नहीं हो सकते। दे आर नॉट एज सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक इंक्वायरी एज इन केस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन वर्ल्ड वी यूज बोथ साइंटिफिक एक्यूमेन एज वेल एज कॉमन सेंस। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे रहा हूं। देखिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज आप बहुत प्लान तरीके से कर रहे हैं कि इतने मंथ में ये करूंगा, उतने मंथ में ये करूंगा, बट मेनी टाइम दीज थिंग्स आर नॉट इन मैनर एज यू ऑलवेज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं। तो आपने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, टॉपर्स का इंटरव्यू देके, सारी चीजें देके, बट देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कई बार आपका मूड नहीं होता पढ़ने का, कई बार चीजें आपको समझ में नहीं आती, कई बार आपको इंटरेस्ट नहीं आता, कई बार आपका मन कहीं और चला जाता है, क्योंकि इट इज ह्यूमन वर्ड बेसिकली है, ये ह्यूमन वर्ड है, और ह्यूमन की एक कॉन्शियसनेस है जिसमें ऐसा कोई रूल नहीं हो सकता कि 8 महीने रोज 8 घंटे आप पढ़ें तो एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड। सो देयर इज नो सच प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग। देयर इज सम एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली प्लान्ड। देयर इज सम एलिमेंट ऑफ रूल बाउंड अप्रोच, but that is not completely rule bound approach, because it is a human word. It is your word in which yeast is involved, your mind is involved, and that mind is constantly evolving as per the surrounding, as per the behavior of others. So कई बार आपने कुछ सोचा होता है, पर दूसरों के बिहेवियर को देख के आप अपनी चीजों को बदल लेते हैं। That is human mind. Are you getting my point? मोहित ये बात समझ पा रहे हैं? So that's what I was saying. कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस कंप्लीटली डिटैच नहीं डियर फ्रेंड, दोनों में क्लोज रिलेशन है। टू सम एक्सटेंट वी आर रूल बाउंड, टू सम एक्सटेंट वी आर लॉजिकल, एट द सेम टाइम टू द सम एक्सटेंट वी आर इमोशनल, वी आर सिंपैथेटिक, वी आर सेंसिटिव। तो हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते रहते हैं, हम फिक्स नहीं है बेसिकली, वी चेंज इट, वी मॉडिफाई इट एज पर चेंजिंग सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। आई होप ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा डियर फ्रेंड। अगर आया है तो से यस, गिव योर थम्स अप सो दैट आई शुड गेट ए फीडबैक कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं। नेक्स्ट क्लास में देखिए मैं आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, इट शुड नॉट अपीयर यू पीपल डिफिकल्ट की चीजें डिफिकल्ट जा रही हैं। ये सिंपल चीजें हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड वी आर कवरिंग फ्रॉम मच वाइडर डायमेंशन कि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाएं। यहां तक सभी को समझ में आ गया ऐसा मैं होप करता हूं। और नेक्स्ट क्लास में देखिए मैं स्टार्ट करूंगा साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड इट्स क्रिटिक। ठीक है, स्कोप ऑफ जो सोशियोलॉजी है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एक छोटा सा टॉपिक है, उससे रिलेटेड देखिए एक वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है मलुका आईएएस के, उसे आप लोग देखिएगा डियर फ्रेंड। इसमें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को काफी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसे एक बार देखिएगा। समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा। अदरवाइज यू पीपल शुड सी दैट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज देयर इन आवर यूट्यूब चैनल ऑफ मलुका आईएएस। थैंक यू।